हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स को हम ऑसिफिकेशन भी कहते हैं। ये ऑसिफिकेशन दो तरह का होता है, एक इंट्रामेम्ब्रेनस और दूसरा होता है इंट्राकार्टिलेजिनस। यानी बोन का ऑसिफिकेशन यानी बोन का डेवलपमेंट जो है वो दो तरह का होता है, एक इंट्रामेम्ब्रेनस और दूसरा इंट्राकार्टिलेजिनस। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन वो ऑसिफिकेशन होता है जिसमें मीजेनकाइमल सेल से डायरेक्ट बोन का फॉर्मेशन होता है, यानी बीच में कोई कार्टिलेज नहीं बनती। और इंट्राकार्टिलेजिनस डेवलपमेंट ऑफ बोन वो बोन फॉर्मेशन होता है या वो बोन ओसिफिकेशन होता है जिसमें पहले कार्टिलेज और मेसेनकाइमल सेल से कार्टिलेज बनती है, फिर कार्टिलेज से बोन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह डेवलपमेंट जो है ऑफ बोन दो तरह का होता है, इंट्रामेम्ब्रेनस और इंट्राकार्टिलेजिनस। तो हम पहले पढ़ते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन ऑफ बोन, पहले हमें तो ये जानना होगा कि इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन ऑफ बोन जो है कौन कौन सी बोन इस तरह से ओसिफाई होती है। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्कल बोन यानी क्रेनियम, बोन ऑफ क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स जो होता है उसका जो जितनी बोन होती हैं वो सब इंट्रामेम्ब्रेनस होती हैं। मैंडिबल ऑफ बोन एंड ये कॉलर बोन, जिसे क्लेविकल कहा जाता है, कॉलर बोन जो होती है, ये बोन्स जो हैं ये इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में होता है। अब हम देखते हैं क्या होता है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। क्या होता है कि जो मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं, यानी कि जो एम्ब्रियो की मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं, उनमें पहले वो मेसेनकाइमल सेल्स क्या होती हैं, एक जगह क्लस्टर होती हैं, एक पॉइंट पर जहाँ बोन बनना होता है वहाँ पे एक सेंट्रलाइज होती हैं, एक सेंटर का फॉर्मेशन करती हैं। फिर ये अगेन अगेन डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि फिर वो एक सर्कल बना लेती हैं, और एक सेल बीच में सेंट्रलाइज हो जाती है और बाकी सेल सर्कल बना लेती हैं। फिर इन सेल का जो है ये सेल जो है इन सेल के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये जो मेसेनकाइमल सेल्स है ये ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर इन सेल से प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, ओसीन का सिक्रेशन होता है, और एक सेमी सॉलिड मैट्रिक्स तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर इनमें अगला स्टेप में कैल्शियम डिपोजिशन शुरू होता है, यानी कैल्शियम डिपॉजिट होता है, अल्कलाइन फॉस्फेट एंजाइम की प्रेजेंस में सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम डिपॉजिट होता है। इस तरह जो एक कंपाउंड यानी कैल्सिफिकेशन के बाद और कैल्सिफिकेशन जब होता है उसके बाद जो सेंट्रल वाली सेल होती है वो एक लेक्यूनी के अंदर यानी अपने से ही सेक्रेशन में घिर जाती है, जिसको हम लेक्यूनी कहते हैं। इस तरह से एक ऑसिफिकेशन यूनिट यानी जिसको हम ऑस्ट्रॉइड कहते हैं, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इन ऑस्ट्रॉइड के फॉर्मेशन के बाद अब यही एक यूनिट है, इसी तरह की जो है ऑसिफिकेशन यूनिट्स बनना शुरू हो जाती हैं, जिनमें तो क्या होता है फिर उससे स्पिक्यूल्स बनते हैं। ये स्पिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे से, और किसी ब्लड वेसल्स के चारों तरफ एक दूसरे को लचकर आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट होते रहते हैं। इस तरह से पूरी जो है बोन में क्या होता है कि पूरी बोन के अंदर एक स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस उनमें अपीयर हो जाता है, और उसमें ब्लड वेसल्स के बीच में एक दूसरे से स्पिक्यूल आपस में उलझते रहते हैं, ऑन कॉन्टैक्ट होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। इस तरह से पूरा स्पंजी बोन का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर उसके बाद जो बाहर की तरफ जो बोन्स होती हैं वो पेरिकॉन्ड्रियम वाला बोन होती है, वो जो है जो ऊपर पेरी और ऑस्टियम बना देती हैं, नीचे भी पेरिऑस्टियम रहता है। पेरिऑस्टियम वाली जो सेल्स होती हैं, पेरिऑस्टियम वाली जो सेल्स होती हैं वो जो है नीचे की तरफ जो है ऑसिफिकेशन करती हैं, जिससे ऊपर और नीचे दोनों साइड में कॉम्पैक्ट बोन बन जाता है, और नीचे बीच में जो है स्पॉन्जी बोन तैयार हो जाता है। और इसके बाद फिर जो है लास्ट स्टेप में उनकी मेडुलरी रिमॉडलिंग ऑफ बोन होता है, जिसके अंदर मेडुलरी कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से इंट्रामेम्ब्रेनस बोन का ऑसिफिकेशन होता है और इंट्रामेम्ब्रेनस बोन बन जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन किन बोन में होता है? तो हमने जो बोन बताई थी इससे पहले कि
फ्लैट बोन्स यानी स्कल, बोन ऑफ स्कल और मैंडिबल और जो है कॉलर बोन जिस क्लैविकल है, इसमें तो ये तो इंट्राम्यूरस होती हैं। बाकी जितनी बोन होती हैं वो सब इंट्रा कार्टिलेजिनस होती हैं, यानी पहले मेसेनकाइमल सेल से कार्टिलेज बनता है, कार्टिलेज के बाद फिर जो है बोन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, हम देखें कि पहले सबसे पहले मेसेनकाइमल सेल से एक कार्टिलेज मॉडल बनता है। इस कार्टिलेज मॉडल के अंदर बहुत सारी मेसेनकाइमल बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं। ये सारे कॉन्ड्रोसाइट्स में बहुत बार बार डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होने के बाद क्या होता है कि इनमें कुछ जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं वो जो पेरिफेरी यानी कि जो है सेल के जो ये कोऑर्डिनेट मॉडल है इसके यानी कि पेरिफेरी की तरफ ये अरेंज हो जाती हैं, और फिर इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि फिर ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट में चेंज हो जाती हैं। फिर ये मैट्रिक्स का सिक्रेशन करती हैं, कैल्शियम डिपोजिशन होता है जिससे एक पूरी बोन कॉलर का फॉर्मेशन हो जाता है। बोन कॉलर का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या होता है कि जो सेंटर में सेल्स होती हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि ओसिफिकेशन और कैल्सिफाइड लेयर्स बन जाती हैं जिसकी वजह से बोन न्यूट्रिशन नहीं पाता है, तो बीच के सेल्स जो है वो डेड होने लगती हैं। जब वो डेड होती हैं तो वहाँ पर एक प्राइमरी सेंटर, फिर वहाँ ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं जिससे वहाँ पर एक प्राइमरी सेंटर का फॉर्मेशन होने लगता है। वहाँ एक कैविटी बन रहती है, वहाँ प्राइमरी जो है ओसिफिकेशन सेंटर का फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लड वेसल्स के आने से आसपास की सेल्स जो होती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स वो ट्रांसफॉर्म होकर कॉन्ड्रोब्लास्ट में बदल जाती हैं, वो भी ओसिफिकेशन शुरू करती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि सेंटर से ओसिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से दोनों साइड में ऊपर भी ओसिफिकेशन नीचे भी ओसिफिकेशन होना शुरू होता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर जो तैयार होता है उसको हम डायफाइसिस कहते हैं। ये डायफाइसिस दोनों तरफ ग्रो करता रहता है और लगातार इनमें ओसिफिकेशन होता रहता है। इसके दोनों साइड में जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं एक रो में अरेंज हो जाती हैं, रो में ये अरेंज हो जाती हैं, और ये लगातार इनमें मल्टीप्लिकेशन भी होता रहता है और इनमें ऑसिफिकेशन भी होता रहता है। पहले मल्टीप्लिकेशन और ऑसिफिकेशन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, एक स्टेज आने के बाद क्या होता है कि जो एंड्स हैं, एंड्स के ऊपर भी जो है, जो एंड्स हैं इनके ऊपर भी जो है एक सेंटर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम सेकेंडरी सेंटर कहते हैं। यहाँ पर भी ऑसिफिकेशन शुरू हो जाता है, यहाँ भी सेल्स, जहाँ की सेल्स भी डिवाइड करती हैं उनका ऑसिफिकेशन होता है, और डिवाइड करती हैं और उनका ऑसिफिकेशन शुरू होता है। इस तरह से ऊपर और नीचे की जो यानी दोनों एंड्स पर जो ऑसिफिकेशन सेंटर बनते हैं वो एपीफाइसिस का जो है फॉर्मेशन करते हैं। तो ऊपर नीचे एपीफाइसिस और बीच में डायफाइसिस, दोनों ऊपर नीचे दोनों जो है ग्रो करते हैं, दोनों सनी डायफाइसिस दोनों साइड में और एपीफाइसिस नीचे की तरफ, नीचे डायफाइसिस ऊपर की तरफ। इस तरह दोनों एपीफाइसिस आपस में दोनों जो है दोनों पॉइंट्स यानी ग्रो करते हैं। बीच में जो है इन दोनों ग्रोथ रीजन के बीच में जो है कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स की जो है एक रोज होती हैं, लेयर्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं एपिफाइसियल प्लेट। ये एपिफाइसियल प्लेट लगातार डिवाइड होती रहती है बोन का और ऑसिफिकेशन भी होता रहता है। इस तरह बोन लगातार ग्रो की लेंथ बढ़ती रहती है, और जो पेरिफेरल सेल्स में बोन कॉलर की जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइड होती हैं, जिससे बोन के जो है थिकनेस बढ़ती रहती है। एक स्टेज आती है, क्या होता है कि जब लगातार जो शुरू एज होती है, यानी कि जब ग्रोथ पीरियड होता है, यानी कि जब शुरू एज होती है 25 से पहले, तो क्या होता है कि उसमें जो है मल्टीप्लिकेशन सेल्स में ज़्यादा होता है, ऑसिफिकेशन स्लो होता है। धीरे धीरे लगातार जब ग्रोथ होती जाती है, एज बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे जो है मल्टीप्लिकेशन जो है इन कॉन्ड्रोसाइट सेल्स में कम होता जाता है। कॉन्ड्रोसाइट्स में मल्टीप्लिकेशन कम होता जाता है, ऑसिफिकेशन का अमाउंट बढ़ता जाता है। धीरे धीरे कंडीशन आती है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्लो होते हो जाता है और ऑसिफिकेशन बढ़ता जाता है। ऐसी कंडीशन आती है कि ये जो एपिफाइसियल प्लेट है ये बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और ऊपर की जो एपिफाइसिस और नीचे की डायफाइसिस दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाती है। यानी ये एपिफाइसियल प्लेट जो है वो बीच की वो ख़त्म हो जाती है, कॉन्ड्रोसाइट्स जो है बीच की ख़त्म हो जाती हैं और दोनों ग्रोथ रीजन मिल जाते हैं। इस तरह से बोन की ग्रोथ फिर रुक जाती है। सिर्फ कार्टिलेज जो है वो फिर हम देख रहे हैं कि दोनों सिर्फ कार्टिलेज जो है वो यानी कि एंड्स पर रह जाता है, कार्टिलेज सिर्फ एंड पर रह जाता है और बाकी पूरी बोन जो है वो ओसिफाई हो जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है, अगर इस ग्रोथ हार्मोन का जो है एक्सेस ओवर सेक्रेशन हो जाए और ये सेक्रेशन फ्यूजन से पहले हो, ये सेक्रेशन बोनोजेनिक एपिफाइसियल प्लेट्स के जो है वो फ्यूजन से पहले हो, तो क्या होता है कि बोन बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, जिसकी वजह से जाइजेंटिज्म हो जाएगी। और यही अगर बोन का जो है ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन जो है प्लेट के जो है फ्यूजन के बाद हो, तो फिर ये ग्रोथ जो है रिटार्टेड हो जाती है, फिर नहीं हो पाती है, और फिर ये ओवर ग्रोथ जो हो सकती है वो फ्लैट पेन हो सकती है। तो एक ऐसी कंडीशन पैदा होती है कि वो जिसको एक्रोमेगाली कहते हैं।
और अगर ये जो ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रेशन हो जाए, कम सिक्रेशन हो, तो फिर ये सेल्स जो हैं, जो ये प्लेट वाली सेल्स होती हैं, उनका डिवीजन कम होता है, जिसकी वजह से बोन ग्रो नहीं कर पाती है, जो छोटी रह जाती है, जिससे ड्वार्फिज्म होती है। तो इस तरह से हम देखें ग्रोथ हार्मोन का एक अहम रोल होता है इस बोन के ऑसिफिकेशन में। तो ये हो गया हमारा इंट्रा कार्टिलेज। उसके बाद ये पूरी बोन जो है फॉर्मेशन हो जाता है। पूरी बोन बनने के बाद सिरों पर यानी एंड्स पर स्पॉन्जी बोन, बीच में कॉम्पैक्ट बोन होती है और सेंटर में जो है मेडुलरी कैविटी होती है। इस तरह से दोनों डेवलपमेंट ऑफ बोन्स हो गया, बोन का ऑसिफिकेशन हो गया, इंट्रामेम्ब्रेनस एंड इंट्रा कार्टिलेजिनस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बोन को जो है बोन के डेवलपमेंट में फेवर करते हैं, और कॉम्पोजिशन ऑफ बोन क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहा, और आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, और हमारे इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू।